एपिसोड 221 टू 230। अध्याय 221। अध्याय 222। तुमसे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसके सामने मू लियानचेन खड़ा था। इतना तो वेन शियाओचू वास्तव में मू परिवार की दत्तक बहू थी, जिसके बारे में शहर में सभी जानते थे, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। शिया यांग्यांग को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वेन शियाओचू पहले ही शिया यांग्यांग के पास पहुंच चुकी थी और उसने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? शिया यांग्यांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं गू किचन के जन्मदिन पर उनके साथ थी। वेन शियाओचू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मू लियानचेन ने उन्हें आधे रास्ते में ही रोक लिया। इस समय मू लियानचेन भूरे रंग का चोला पहने हुए ऐसे दिख रहे थे मानो उन्होंने अभी अभी स्नान किया हो। उसके बाल गीले थे और उसका स्वाभाविक रूप से दिखावटी चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया था। उसने वेन शियाओचू से कहा, आखिर चल क्या रहा है? वेन शियाओचू ने जवाब दिया, मू लियानचेन यांग्यांग मेरी दोस्त है और वह यहाँ कुछ समय के लिए रहेगी। आपको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और बेहतर होगा कि आप किसी को भी इसकी सूचना न दें, वरना मैं आपका सामान बाहर फेंक दूंगी। मू लियानचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मनमर्जी से कोई काम मत करो, बाद में मुझे समझाना मुश्किल होगा। मू लियानचेन ने जिया यांग्यांग की ओर मुड़कर कहा, भाभी, क्या आपके लिए रात भर बाहर रहना और घर न लौटना ठीक है? क्या चेन को पता है कि आप यहाँ हैं? शिया यांग्यांग कुछ भयभीत दिख रही थी। क्या मैंने आप लोगों को परेशान किया? अगर ऐसा है तो मुझे चले जाना चाहिए। शिया यांग्यांग वास्तव में बता सकती थी। हालांकि वेन शियाओचू और मू लियानचेन ऊपरी तौर पर लड़ते हुए प्रतीत होते थे, फिर भी वे एक विवाहित जोड़ा थे और एक ही छत के नीचे रहते थे। फिलहाल उनके बीच के रिश्ते का पता लगाना मुश्किल था। आखिरकार वो यहाँ घुसपैठ कर रही थी। हालांकि वेन शियाओचू ने शिया यांग्यांग का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम अभी चले जाओगे तो कहाँ रहोगे? उसकी बात मत सुनो, यह मेरा घर है, तुम जब तक चाहो रह सकते हो। फिर उसने जिया यांग्यांग को ऊपर खींच लिया। मू लियानचेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह भी ऊपर गया और अपने कमरे में लौट आया। वेन शियाओचू ने एक अतिथि कक्ष तैयार किया। सौभाग्यवश यहाँ सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थीं। वेन शियाओचू कुछ नए कपड़े लेकर आए और बोली, तुम्हारा शरीर मेरे जैसा ही है, पहले मेरे कपड़े पहन लो। शिया यांग्यांग को असहज महसूस हुआ, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। क्या परेशानी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पाकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं पहले से ही मू लियानचेन से नफरत करती थी, उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने से तो मैं पागल ही हो जाती। शिया यांग्यांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्या तुम सचमुच उससे नफरत करती हो? वेन शियाओचू ने तुरंत जवाब दिया, बेशक, हम हमेशा साथ रहने के 3 मिनट के भीतर ही बहस करने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि बुढ़िया ने मुझे क्यों चुना। उन्हें इस बात का डर क्यों नहीं है कि कहीं मैं उनके प्यारे पोते को नाराज न कर दूं? शिया यांग्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उसने अभी तुम्हें चूमने की कोशिश की तो तुम हिली भी नहीं। मैं उस स्थिति में बिल्कुल हैरान रह गया था। आमतौर पर मैं ऐसी परिस्थितियों में उससे लड़ता हूँ। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। असल में मू लियानचेन काफी अच्छा इंसान है। वह गू किचन का दोस्त है और मैंने उसे कई बार उसके बारे में बात करते सुना है। वह भले ही खर्चीला लगे, लेकिन वह अयाश नहीं है। उसकी पिछली जन्मदिन पार्टी में अनगिनत खूबसूरत महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके करीब नहीं थी। वेन शियाओचू की आंखें उदास हो गईं, तुम्हें उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं उससे भाग्य के बिना बंधी हुई हूं और हम जल्द ही तलाक ले लेंगे। यांग्यांग को वेन शियाओचू और मू लियानचेन के बीच की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बिना सोचे समझे सलाह नहीं दे सकती थी। उस अपता रूप से शांत विवाह के पीछे किस तरह की गुप्त समस्याएं छिपी हुई थीं। शिया यांग्यांग ने आह भरी, जो भी हो, मुझे अपने यहाँ पनाह देने के लिए धन्यवाद। बस यहीं शांत हो जाओ। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मू लियानचेन गू किचन को नहीं बताएगा। अध्याय 222। अध्याय 223। क्या श्री गू का दिमाग खराब हो गया है? अनुवादक 54,96,90,339। जब भी गू किचन का जिक्र होता, शिया यांग्यांग की आंखें भावहीन हो जाती थीं। वेन शियाओचू ने पूछा, तुम दोनों के बीच बहस क्यों हुई? क्या कोई गलतफहमी थी? शिकायतों से भरे मन से शिया यांग्यांग ने अपने मन की बात कही।
शिया यांग्यांग की बात सुनने के बाद वेन शियाओचू को यकीन करना मुश्किल लगा। उसे सच में आप और गू झाओहान पर शक था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्या श्री गू का दिमाग खराब हो गया है? अपने मन की बात कहने के बाद शिया यांग्यांग को काफी बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वह एक पिचकी हुई गेंद की तरह सोफे पर गिर पड़ी, जरा भी हिलना नहीं चाहती थी। पुरुष एक भी अच्छा नहीं, वेन शियाओचू ने जवाब में कहा। पुरुष सबके सब बेवकूफ होते हैं। हाँ, सब बेवकूफ हैं। मू लियानचेंग, जिसने अभी अभी अपने कपड़े बदले थे, अतिथि कक्ष के दरवाजे से गुजरा। अतिथि कक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसने उनकी बातचीत सुन ली। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी, मानो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया हो। फिर उसने हाथ में कार की चाबी घुमाई और सीधे गैराज की ओर चला गया। शेनेग्युआन ग्रुप का कार्यालय 99वीं मंजिल पर स्थित है। जैसे ही मू लियानचेंग ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि गू किचेन फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने उदास खड़ा है। मू लियानचेंग चलकर सीधे गू किचेन की दफ्तर की कुर्सी पर बैठ गया। उसने कार की चाबी दफ्तर की मेज पर फेंक दी, कुर्सी घुमाई और आह भरते हुए कहा, सचमुच सम्राट होना आसान नहीं है। सार्वजनिक मामलों में इतना व्यस्त रहना पड़ता है, आधी रात को भी रिपोर्टों की समीक्षा करनी पड़ती है। मेरे जैसा बेफिक्र राजा होना बेहतर है, आराम से। तभी गू किचेन ने अपना सिर घुमाया। उसने मू लियानचेंग की ओर देखा और सपाट स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई मू परिवार में बहुत तरक्की कर चुका है। क्या बुढ़िया ये सब देख पाएगी? बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी जल्द ही मू परिवार में कोई पद संभालने के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि मू परिवार के वंशज कम थे, लेकिन वास्तव में उनके संबंध जटिल थे। मू परिवार की बुजुर्ग महिला ने कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया था और उन्होंने अकेले ही विशाल मू पारिवारिक व्यवसाय को संभाला। उनका केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम मू हुआइजिन था। लेकिन इस बेटे ने, जब वह छोटा था, हीयुन नाम की एक तलाकशुदा युवती से शादी करने पर जोर दिया, जिसका एक बच्चा था। उसने काफी देर तक उस बूढ़ी औरत से बहस की और आखिरकार हीयुन से शादी कर ली। उस बच्चे को भी यहाँ लाया गया और गोद लिया गया, जिसने मू हुआइजिन का उपनाम अपनाकर मू लियानजुए नाम प्राप्त किया। वह मू लियानचेन का सौतेला भाई था, जिसकी माँ एक ही थी और पिता अलग अलग थे, लेकिन उसका मू परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं था और वह मू लियानचेन से 5 साल बड़ा था। मू लियानचेंग और मू लियानजुए के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और बूढ़ी महिला को वह पोता बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि मू परिवार पर आई त्रासदी के बाद मू हुआइजिन और उनकी पत्नी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इस घटना से बुजुर्ग महिला बहुत प्रभावित हुई। कोई और विकल्प न होने के कारण उसने मू लियानजियो को कंपनी के मामलों को संभालने के लिए कहा और उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उस समय मू लियानचेंग युवा थे और उस बूढ़ी महिला की ऊर्जा भी सीमित थी। उस बुजुर्ग महिला का मूल उद्देश्य मू लियानचेन के लिए एक उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मू लियानजू के कंपनी में शामिल होने के कुछ ही वर्षों के भीतर उसने काफी प्रभाव हासिल कर लिया और यहां तक कि अपना एक गुट भी बना लिया। इससे बूढ़ी महिला की सतर्कता बढ़ने लगी। भले ही उसे मू परिवार का आधा सदस्य माना जाता हो, लेकिन वह बुजुर्ग महिला मू परिवार के विशाल व्यवसाय को ऐसे किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़ने देगी जिसका मू परिवार से कोई रक्त संबंध न हो। इसलिए इन दिनों वह बुजुर्ग महिला उसे कंपनी में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मू लियानचेन बेहद नाराज था। गू किचेन की सटीक टिप्पणी सुनकर मू लियानचेन उदास हो गया। दरअसल मुझे लगता है कि कंपनी उसे सौंपना ही बेहतर है। मेहनत तो उसे ही करनी है और वो करने को तैयार भी है। मुझे तो बस अपने शेयर और सालाना लाभांश चाहिए। मैं आराम से जीवन जी रहा हूँ। बुढ़िया को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। उसने पहले तो मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी और अब वो मुझे कारोबार संभालने के लिए मजबूर कर रही है। उसे मेरे सपनों का कोई अंदाजा नहीं है। और आपके सपने क्या हैं? पूरी तरह से बेवकूफ होना। अध्याय 223, अध्याय 224, जेंटलमैन्स कम। अनुवादक 54,96,90,339। मू लियानचेन ने गू किचेन की ओर देखा और हाथ हिलाकर बात टालते हुए कहा, छोड़ो, मुझे पता है तुम नहीं समझोगे। मैं यहाँ अपनी समस्याओं के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? गू किचेन की निगाहें और गहरी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे अनजान बनने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हें फोन पर पहले ही बता दिया है, तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी के घर पर है। तुम उसे कब लेने जा रहे हो? गू किचेन खिड़की के पास खड़ी रही और खामोशी में डूब गई। देखते हैं तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या।
पहले तो तुम दोनों खुलेआम प्यार का इजहार कर रहे थे, जिससे हम सब ईर्ष्या करने लगे थे और तुम्हें जिंदा दफनाने को तैयार थे। अभी तो बस कुछ ही समय बीता है, ये सब ऐसे कैसे हो गया? गु किचेन बाहर अंधेरी रात में टकटकी लगाए देख रहा था। नीचे कारों की बत्तियां अनगिनत तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। यहाँ खड़े खड़े उसे अपने भीतर एक तीव्र अकेलापन महसूस हो रहा था। गु किचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी कई बातें थीं जो वह यूं ही कैजुअली नहीं कह सकता था। मू लियानचेन ने उसे सलाह देना शुरू किया, तुम्हें अपनी पत्नी को इतना लाड़ प्यार देना होगा कि वह तुम्हारे बिना रह ही न सके, और फिर वह तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। हम मर्द तो जानवर हैं और वो राजकुमारियां हैं, इसलिए मैं कहती हूँ तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। अगर एक रात की नींद से काम न बने तो 2 रातें कोशिश करो। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि उसमें तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत बची है या नहीं। गु किचेन ने मुड़कर मू लियानचेन की ओर देखा और फिर 2 शब्द बोले, बकवास। हालांकि मू लियानचेन गर्व से मुस्कुराते हुए बोले, ये बकवास लग सकता है, लेकिन यह मेरा अनमोल अनुभव है, ही। गु किचेन। मू लियानचेन जाने ही वाला था कि वह गु किचेन को मना नहीं सका। युवा मास्टर गु जैसा इतना बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम के मामले में इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? इसी बीच जिया यांग्यांग वेन जियाओचू के मेपल विला में रहने चली गई। यह उनके घर के बहुत करीब था। शायद ये सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर था, लेकिन जिया यांग्यांग के लिए यह एक बिल्कुल अलग दुनिया जैसा प्रतीत होता था। शिया यांग्यांग ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर दी। ये ठीक वही समय था जब उसे अपनी थीसिस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी और किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देना था। पिछले स्कूल उत्सव के कारण वह और गु झाओहान कैंपस में काफी लोकप्रिय हो गए थे। शिया यांग्यांग को अत्यधिक ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं था, इसलिए वह अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताती थी और देर रात ही घर लौटती थी। एक रात जब वह घर लौटी, शिया यांग्यांग थकी हुई थी और लौटने पर उसने बत्ती नहीं जलाई। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गई। सीढ़ियों और गलियारे में भारी मात्रा में कालीन बिछा हुआ था, जिस पर चलने पर कोई आवाज नहीं आती थी। जब शिया यांग्यांग मुख्य शयन कक्ष में पहुंची तो उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। शिया यांग्यांग अनायास ही रुक गई। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उसमें से थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी। वेन शियाओचू की आवाज में गुस्से की झलक थी। म्यू लियानचेन, बाहर निकलो। मू लियानचेन की आवाज में चंचल लहजा था, अगर मैं अभी चला जाऊं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? वेन शियाओचू और भी गुस्से में थी। मू लियानचेन, तुम दुनिया के सबसे बेशर्म, बदमाश, दरिंदे और बदतमीज हो। निकल जाओ यहां से। अंदर का शोर बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। मू लियानचेन की आवाज कर्कश थी, जिसमें दबदबे और प्रभुत्व का भाव भरा हुआ था। वेन शियाओचू, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। फिर एक जोरदार आवाज आई जैसे किसी चीज से टकराए हो। वेन शियाओचू अचानक चीख पड़ी। शिया यांग्यांग को यह आभास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी बहस शुरू हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई? इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया और दरवाजा खोल दिया। शिया यांग्यांग मध्यस्थता करने के लिए अंदर गई, लेकिन अंदर जो उसने देखा उससे उसका चेहरा इतना लाल हो गया मानो उससे खून टपकने लगेगा। अध्याय 224, अध्याय 225, आप जारी रखें। अनुवादक 54,96,90,339। वे वास्तव में। शिया यांग्यांग ने झट से पीछे मुड़कर अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। तो जब वेन शियाओचू ने कहा कि वह बाहर जा रही है तो यह है। हालांकि वे एक पतली चादर के नीचे थे, लेकिन ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चारों ओर बिखरे हुए कपड़े और वह स्थिति स्पष्ट रूप से। शिया यांग्यांग चाहती थी कि वह मर जाए। माफ कीजिए, मैं जा रहा हूं, आप जारी रखिए। शिया यांग्यांग ने अपनी आंखें ढक लीं और कमरे से बाहर भाग गई। दरवाजे पर अपनी आंखों को ढांकते हुए वह दरवाजे के फ्रेम से टकरा गई। फिर वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। शिया यांग्यांग विला से भागकर दूर एक ऐसी जगह पर चली गई जहां रोशनी कम थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी आग की तरह जल रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ मारा। वह इतनी लापरवाही से वहां क्यों घुस गई? ये बेहद शर्मनाक है। अब वह उन दोनों का सामना कैसे करेगी? चलते हुए शिया यांग्यांग को गहरा अफसोस हो रहा था। शिया यांग्यांग निजी रास्ते से होते हुए विला से धीरे धीरे दूर चली गई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। समुदाय के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही जिया यांग्यांग को अचानक खो जाने का एहसास हुआ। इतने विशाल शहर में वह कहाँ जा सकती थी? तभी थोड़ी दूर से एक कार आती हुई दिखाई दी। यह उसकी जानी पहचानी मेबैक कार थी।
गाड़ी की हेडलाइट सीधे उस पर पड़ी। शिया यांगयांग ने बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार पहले ही उसके बगल में रुक चुकी थी। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे सरक गई। गु किचेन का ठंडा चेहरा था। गाड़ी में बैठो। उसने कई दिनों से गु किचेन को नहीं देखा था और उन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ था। गु किचेन ने उसे एक भी संदेश नहीं भेजा था। शिया यांगयांग जानती थी कि गु किचेन के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए वह पहले उससे संपर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वह अपना फोन चेक करने से खुद को रोक नहीं पाए। मन ही मन में उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद थी। यहां तक कि जिया यांगयांग खुद भी नहीं जानती थी कि वह क्या उम्मीद कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसका पूरा शेड्यूल व्यस्त था और वह हर दिन 10 बजे ही घर लौटती थी। लेकिन गु किचेन एक अभिशाप की तरह था जिससे वह बच नहीं सकती थी। जब भी उसे थोड़ा सा भी खाली समय मिलता वह उसके विचारों में दखल देता था। शिया यांगयांग को लगा कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह निस्संदेह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगी। लेकिन इस समय गु किचेन का चेहरा अब उसके करीब देखकर और उसकी जानी पहचानी ठंडी आवाज सुनकर शिया यांगयांग को अचानक लगा कि यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है। इन दिनों के दौरान वह मानो किसी जीते जागते नरक में तड़प रही थी और व्याकुल महसूस कर रही थी, लेकिन इसके विपरीत वह शांत और संयमित रहा, मानो उस पर किसी भी बात का कोई असर न हो। तो क्या वह ऐसा व्यवहार करना चाहता था जैसे कुछ हुआ ही न हो? तो क्या इन दिनों के दौरान उसका संघर्ष और मानसिक उलझनें किसी मायने में मायने रखती हैं? इसके अलावा शिया यांगयांग के दृष्टिकोण से यह मामला अभी सुलझा नहीं था। शिया यांगयांग ने गु किचेन की तरह ही उदासीन दिखने की पूरी कोशिश की। शिया यांगयांग ने पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है? गु किचेन ने जिया यांगयांग को उदासीनता से देखा। नहीं। शायद इसी शीतलता के कारण जिया यांगयांग को असहनीयता महसूस हो रही थी। शिया यांगयांग मुड़कर चली गई। अंत में गु किचेन कार से बाहर निकला, जिया यांगयांग के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जिया यांगयांग, तुम मुझसे कब तक पीछा छुड़ाओगी? शिया यांगयांग अवाक रह गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूं? गु किचेन, तुमने मुझ पर शक किया, मेरी बदनामी की। क्या मुझे तुम्हारे सामने रुककर तुम्हें अपमानित करना चाहिए? गु किचेन, मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। गु किचेन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तो तुम क्या चाहते हो? शिया यांगयांग ने गु किचेन की ओर देखते हुए कहा, जब तक तुम मुझसे और गु झाओहान से माफी नहीं मांगोगे, मैं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, गु किचेन मुड़कर चली गई। फिर उसे इंजन की गर्जना सुनाई दी। गु किचेन की कार तेजी से निकल गई। अध्याय 225, अध्याय 226, घर से निकाल दिया गया। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग की आंखें अचानक लाल हो गईं। हालांकि उसने अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया ताकि आंसू न गिरे। वह अब भी बहुत भोली थी। गु किचेन जैसा व्यक्ति भला माफी कैसे मांग सकता है? वह हमेशा से ही उच्च और शक्तिशाली, एक दिव्य और अनमोल व्यक्ति थे जो कभी गलती नहीं कर सकते थे। उनकी नज़र में उसने जानबूझकर गु झाओहान को बहकाने की कोशिश की थी, और अब उसने उससे बात करने के लिए अपनी कार रोक दी, केवल इसलिए क्योंकि वह उदार था और इस पर मोलभाव नहीं करना चाहता था। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह उससे माफी की उम्मीद भी रखती थी। इसीलिए वह गुस्से में वहां से चला गया। शिया यांगयांग रात के अंधेरे में टकटकी लगाए देख रही थी। अचानक उसका दिल उलझन से भर गया। शिया यांगयांग, जो पूरी तरह से कंगाल और बेघर हो चुका था, अंततः घर लौटने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। जब शिया यांगयांग शिया परिवार के विला में लौटी तो काफी रात हो चुकी थी। सब सो रहे थे। शिया यांगयांग ने दरवाजा खोलने के लिए चाबियां निकाली, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अंततः अलार्म सिस्टम भी बजने लगा, जिससे जिया लियांग और लियू रुयान चौंक गए। रात के 12 बज चुके थे। शिया लियांगडोंग नीचे देखने आए और शिया को देखकर दंग रह गई। यांगयांग दरवाजे पर खड़ी थी। यांगयांग, तुम वापस क्यों आ गई हो? शिया वेई भी नीचे आ गई। वह अभी भी आधी नींद में थी और उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। शिया यांगयांग को देखते ही वह तुरंत उत्साहित हो गई। मुझे लगा था कि कोई चोर आया है, लेकिन पता चला कि हमारी छोटी बच्ची घर वापस आ गई है। शिया वेई ने चोर शब्द पर विशेष जोर दिया। शिया लियांगडोंग वास्तव में काफी खुश था। पहले अंदर आ जाओ, बाहर इतनी ठंड है, तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहने हैं? चेन कहाँ है? क्या तुम अकेले वापस आए हो? उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके जीजा ने उसे घर से निकाल दिया हो। शिया यांगयांग, क्या तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी इसलिए तुम वापस आ गई?
तुम्हें देखो, तुम कितनी दयनीय लग रही हो। शिया लियांगडोंग ने शिया वेईवेई को घूरते हुए कहा, चुप रहो। क्या तुम अपनी बहन से ठीक से बात नहीं कर सकते? यांग यान के वापस आने के बाद से वह मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने घर के दरवाजों के ताले भी बदल दिए होंगे। पापा, मैं अपनी चाबियों से दरवाजा क्यों नहीं खोल पा रही हूँ? और अलार्म क्यों बज रहा है? रेशमी नाइटगाउन पहने लियू रुयान भी पास आए। मैंने दरवाजे के ताले बदल दिए हैं। हमारे घर में चोरी हो गई थी और मेरे बहुत सारे गहने चोरी हो गए, इसलिए मैंने ताले बदलवा दिए। यांग यांग, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, लेकिन तुम इतने दिनों से दूर हो और वापस नहीं आए हो। तुम्हारे बिना मैं तुम्हें नई चाबियां नहीं दे सकी। लियू रुयान का लहजा कोमल था, थोड़ा स्नेहपूर्ण भी, लेकिन जिया यांग यांग ने कभी नहीं सोचा था कि वह ईमानदार थी। जब वह पहुंची तो विला का सामने का दरवाजा भी बंद नहीं था। अगर वाकई में चोरी हुई थी तो वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते थे? हालांकि शिया यांगयांग का दिमाग साफ था, लेकिन वह इसे कभी प्रकट नहीं करेगी। शिया यांगयांग ने हल्के से जवाब दिया, तो आंटी लियू, मुझे कल चाबी दे दीजिएगा। लियू रुयान के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। लेकिन यांगयांग, तुम इतनी देर रात और अकेले क्यों लौटी? ये श्री गु वाकई गैरजिम्मेदार है। एक युवती को इतनी देर रात तक इधर उधर भटकने देना चिंता का विषय है। लियू रुयान की इस तरह की बातें सुनकर जिया लियांगडोन को संदेह हुआ। यांगयांग, क्या हुआ? क्या तुम्हारी मिस्टर गु से लड़ाई हुई? शिया यांगयांग ने कहा, वह फिलहाल जापान में व्यापारिक यात्रा पर है। आज ही मेरी मेपल विला की चाबियां खो गईं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वापस रहने आ गई हूँ। आंटी लियू, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। लियू रुयान ने हंसते हुए कहा, जब तक आप दोनों के बीच कोई अनबन नहीं होती, यही सबसे अच्छा परिणाम है। आपके पिताजी और मैं सिर्फ आपके वैवाहिक सुख की कामना करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। शिया लियांगडोन को भी राहत महसूस हुई। यांगयांग, बहुत देर हो गई है, सो जाओ। शिया यांगयांग ने सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चली गई। अध्याय 226-227 हिमशैल। अनुवादक 54,96,90,339। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे अचानक पूरी तरह से थकावट महसूस हुई। उसके मन में अब भी गु किचेन का बर्फीला चेहरा ही उभर रहा था। शिया यांगयांग के दिल में ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई पत्थर अटक गया हो। उसे घुटन महसूस हो रही थी, मानो वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही हो। दरवाजा अचानक खुलते ही शिया यांगयांग बिस्तर पर करवट बदलने लगी। उस शख्स को आत्मविश्वास से कमरे में प्रवेश करते देख जिया यांगयांग ने भौहें चढ़ा ली। शिया वेईवेई, किसी के कमरे में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाना बुनियादी शिष्टाचार है। शिया वेईवेई ने अपनी बाहें मोड़कर तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, शिया यांगयांग, यह मेरा घर है, यहाँ सब कुछ मेरा है और तुम मेरे घर में एक दयनीय किराएदार से ज्यादा कुछ नहीं हो। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मैंने हमारे मुख्य द्वार का ताला बदल दिया है। इसकी केवल 3 चाबियां हैं और उनमें से कोई भी तुम्हारी नहीं है। शिया वेईवेई, मैं थक चुकी हूँ, मुझे उकसाओ मत, वरना मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बस करो। शिया यांगयांग, मुझे पता है कि तुम ताइक्वांडो में माहिर हो, लेकिन ऐसा मत करो। तुम हमारे घर में सिर्फ पापा के तुम्हारे लिए पछतावे की वजह से रह रहे हो, है ना? अगर तुमने बदतमीजी की तो पापा तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। शिया यांगयांग को गुस्सा नहीं आया। अपने बचपन से लेकर आज तक शिया वेईवेई का मजाक उड़ाना उसके जीवन का एक अपेक्षित हिस्सा बन चुका था। अगर शिया यांगयांग हर बात पर झगड़ा करती तो वह गुस्से में आकर खुद को ही मौत के घाट उतार देती। वह शिया वेईवेई को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, लेकिन वह उससे बच सकती थी। शिया यांगयांग ने तकिए के नीचे से अपने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन निकाले, उन्हें लगाया और शिया वेईवेई को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और लेट गई। शिया वेईवेई ने चिढ़कर कहा, शिया यांगयांग, क्या तुम्हारा गु किचेन से झगड़ा हुआ था? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, गु किचेन जैसा आदमी तुम्हें आकर्षक कैसे मान सकता है? तुम नीरस और रूखी हो। वह तो बस तुम में दिलचस्पी रखता था। बताओ, क्या तुम दोनों का तलाक हो गया है? शिया वेईवेई चाहे कुछ भी कहे, शिया यांगयांग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शिया वेईवेई को पूरा यकीन था कि उसके और गु किचेन के बीच कुछ हुआ था, क्योंकि वह शिया यांगयांग के स्वभाव को जानती थी। जब तक उसके पास कोई और विकल्प ना हो और वह मजबूर न हो जाए, जिया यांगयांग इस घर में लौटने के बजाय मरना पसंद करेगी। लेकिन आज वह देर रात को भी वापस आ गई, निस्संदेह उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी।
उसने अभी अभी बताया था कि गु किचेन व्यापारिक यात्रा पर जापान में है। जैसे ही शिया वेइवेई ने ये सुना, वह मन ही मन मुस्कुराए। वह गु किचेन की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही थी। ये स्पष्ट था कि वह हाल ही में किसी व्यावसायिक यात्रा पर नहीं गए थे। शिया यांगयांग झूठ बोल रही थी, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हो गई। हालांकि जिया वेइवेई ने उससे चाहे जैसे भी सवाल किए हों, जिया यांगयांग के पास असल में कोई जवाब नहीं था। शिया वेइवेई को शिया यांगयांग का ये दबंग रवैया सबसे ज्यादा नापसंद था। वह आगे बढ़ी और जिया यांगयांग के कानों से हेडफोन झटक कर निकाल दिए। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? हालांकि शिया यांगयांग ने तुरंत शिया वेइवेई का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरे हेडफोन वापस दे दो। सच तो यह है कि उसके हेडफोन में कोई आवाज भी नहीं आ रही थी, फिर भी उसने जिया वेइवेई की कही हर बात स्पष्ट रूप से सुनी। वह मन ही मन जानती थी कि उसे उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिया वेइवेई द्वारा लगातार गु किचेन का नाम लेने से अंततः उसे अपना आपा खोने का सामना करना पड़ा। शिया वेइवेई की कलाई को दर्दनाक तरीके से पकड़ा गया, जिससे वह चिल्ला उठी, शिया यांगयांग, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। शिया यांगयांग ने शिया वेइवेई को धक्का देकर एक तरफ धकेल दिया, जो जमीन पर बैठ गई। उसका दाहिना हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। शिया यांगयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? शिया यांगयांग आगे बढ़ी, अपने हेडफोन उठाए और ठंडे स्वर में बोली, अगर तुम अभी नहीं गए, तो क्या तुम अपना दूसरा हाथ भी खोना चाहते हो? शिया वेइवेई ने अपने दांत पीस लिए। आमतौर पर शिया यांगयांग बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी। चाहे उसे कितना भी डांटा जाए, वह अनसुना कर देती थी, लेकिन आज उसने अचानक पलटवार किया। कम से कम इससे एक बात तो पक्की हो गई, उसने अभी जो कुछ भी कहा था वह सब सच था, और इसीलिए उसे गुस्सा आया था। हालांकि शिया वेइवेई के हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका दिल खुशी से झूम रहा था। शिया यांगयांग, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करने वाली। तुम्हारी इस हालत को देखकर कोई हैरानी नहीं कि यंग मास्टर गु ने तुम्हें घर से निकाल दिया। अध्याय 227 वो दौरा करता है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया वेइवेई गुस्से में वहां से चली गई। शिया यांगयांग अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका दिल पीड़ा से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अगला दिन सप्ताहांत था। शिया यांगयांग को स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। वह दोपहर तक सोती रही जब तक कि सूरज आसमान में काफी ऊपर नहीं चढ़ गया। दोपहर का भोजन करने के अलावा शिया यांगयांग पूरे दिन अपने कमरे में ही रही और बाहर नहीं निकली। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। शिया यांगयांग को लगा कि नानी यांग उसे रात के खाने के लिए बुला रही हैं। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर जिया वेइवेई खड़ी थी। शिया वेइवेई काफी खुश लग रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बहन, चलो खाने के लिए भोजन कक्ष में चलते हैं। आज माँ ने खुद खाना बनाया है, सब कुछ तुम्हारा पसंदीदा है। शिया यांगयांग ने शिया वेइवेई की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। शिया वेइवेई उससे बात करते समय कभी इतनी विनम्र नहीं थी, और अब उसका रवैया संदिग्ध लग रहा था। इसके अलावा आज जिया वेइवेई सफेद पोशाक पहने हुए काफी अलग दिख रही थी। उसके आमतौर पर घुंघराले बाल अब सीधे और लंबे थे, और आमतौर पर भारी मेकअप करने वाली जिया वेइवेई ने केवल हल्का मेकअप किया था, फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह हमेशा की तुलना में बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। शिया यांगयांग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बस इतना कहा, मुझे पता है। शिया यांगयांग वास्तव में रात का खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन आज रात कुछ असामान्य लग रही थी। शिया वेइवेई ने खुशी से कहा, जल्दी नीचे उतरो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिया वेइवेई कमरे से बाहर चली गई। शिया यांगयांग अभी भी अपने पायजामे में थी। उसने नीचे जाने से पहले बेतरतीब ढंग से कपड़े बदले, लेकिन जैसे ही वह भोजन कक्ष में दाखिल हुई, अंदर मौजूद लोगों को देखकर जिया यांगयांग एक पल के लिए अचंभित रह गई। इस समय भोजन की मेज पर बैठा व्यक्ति गु किचेन के अलावा और कौन हो सकता है? गु किचेन जिया लियांगडोंग से बातचीत कर रहे थे, जो लगातार मुस्कुरा रहे थे, और जिया वेइवेई गु किचेन के पास बैठी थी, कभी कभी चिल्ला रही थी। वह उसे बार बार जीजा जी कहकर बुलाती थी। शिया वेइवेई ने सबसे पहले देखा कि शिया यांगयांग अंदर आ गई है। वह उठी और उसके पास जाकर स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बहन, आखिरकार तुम नीचे आ ही गई। जीजाजी काफी देर से यहीं हैं। शिया वेइवेई मुस्कुरा रही थी, लेकिन शिया यांगयांग ने उसकी आंखों में एक चमक देखी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिया वेइवेई कुछ देर पहले इतनी दयालु थीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने आज इतने सादे कपड़े पहने थे।
जाहिर है ये गू किचेन की वजह से हुआ था। लेकिन गू किचेन यहाँ क्यों था? शिया वेइवेई ने शिया यांगयांग को खींचकर मेज की ओर ले गई। शिया लियांगडोंग ने थोड़े संशय भरे लहजे में कहा, यांगयांग, तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि आचेन कब आ रहा है। शिया वेइवेई ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, जीजाजी, बहन ने बताया कि आप जापान में व्यापारिक यात्रा पर थे, आप कब वापस आए? शिया यांगयांग को पता था कि शिया वेइवेई इस मुद्दे को जरूर उठाएगी, लेकिन उसे अपराधबोध नहीं हुआ। उसने बस शांति से अपने सामने खड़े आदमी को देखा। गू किचेन ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, मैं अभी जापान से लौटा हूं और विमान से उतरते ही यहां आ गया। शिया वेइवेई का चेहरा एक पल के लिए थमसा गया। वह स्पष्ट रूप से जापान में किसी व्यावसायिक यात्रा पर नहीं गया था, लेकिन उसने अनायास ही कहानी पर विश्वास कर लिया। शिया वेइवेई ने यह बात शिया यांगयांग के झूठ को उजागर करने के लिए कही थी, लेकिन गू किचेन ने न केवल झूठ का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि उसने इसे छिपाने में भी मदद की। शिया वेइवेई की उंगलियां कसकर भींच गईं। लियू रुयान मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर आई, यांगयांग, मुझे पहले न बताने की गलती तुम्हारी है। मैं और भी व्यंजन तैयार करती, लेकिन आज जल्दी थी और हमारे पास साधारण घर का बना खाना ही है। उसने कहा कि यह घर का बना खाना था, लेकिन मेज व्यंजनों से भरी हुई थी। शिया यांगयांग ने बेपरवाही से कहा, वह कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, आप उनके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप उन्हें परिवार का हिस्सा नहीं मानते? अध्याय 228, अध्याय 229, जीजाजी सचमुच विचारशील हैं। अनुवादक 54,96,90,339। लियू रुयान को जिया यांगयांग के प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं थी। सामान्यतया ये लड़की चुप रहती थी, बिल्कुल कोमल स्वभाव की, लेकिन आज वह अचानक तीखी जुबान वाली हो गई। लियू रुयान ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है, बच्चे? तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? बेशक आह चेन हमारे परिवार का हिस्सा है। शिया लियांगडोंग ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, ठीक है, चलिए सब बैठते हैं और खाना खाते हैं। यांगयांग, आप भी आकर बैठ जाइए। गू किचेन पूरे समय जिया यांगयांग को एक दर्शक की तरह देखता रहा। शिया लियांगडोंग गू किचेन के दाहिनी ओर सम्मान के स्थान पर बैठे थे। गू किचेन के बाईं ओर जिया वेइवेई बिना किसी झिझक के बैठ गई। शिया लियांगडोंग ने फटकार लगाते हुए कहा, वेइवेई, तुम इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हो? अपनी बहन को वहीं बैठने दो। शिया वेइवेई ने साहपूर्वक घोषणा की, यह मूल रूप से मेरी सीट है। मुझे यहाँ बैठने की आदत है। शिया यांगयांग ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे गू किचेन से सबसे दूर वाली जगह पर बैठ गई। उसने गू किचेन की ओर भी नहीं देखा, क्योंकि जिया यांगयांग भी इसे समझ नहीं पाई थी। अगर वह कल इतने गुस्से में चला गया था, तो आज अचानक क्यों प्रकट हुआ? वह यहाँ किस लिए आया था? लियू रुयान ने बात बदलते हुए कहा, चलो खाना शुरू करते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। आह चेन, सूरजमुखी के बीजों वाला ये सुअर का मांस का व्यंजन खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम्हारी बहन ने पहले भी मुझसे कहा था कि यह तुम्हारा पसंदीदा व्यंजन है। गू किचेन ने हल्के से जवाब दिया, धन्यवाद आंटी लियू। आंटी लियू नाम सुनते ही लियू रुयान के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आ गया। वह जिया लियांगडोंग को पिता कहता था, लेकिन फिर भी उससे आंटी लियू कहकर संबोधित करता था, सिर्फ इसलिए कि शिया यांगयांग ने उसे मां कहकर पुकारने से इनकार कर दिया। उसने भी वैसा ही किया। शिया यांगयांग ने अपना सिर नीचे करके खाना जारी रखा, बाकी सब चीजों से बेपरवाह। भोजन के दौरान गू किचेन ने जिया लियांगडोंग के साथ शेयरों, वित्तपोषण और भूमि की कीमतों के बारे में बातचीत की। शिया वेइवेई बार बार टोकना जारी रखती थी, उसकी टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बेतुकी थीं। लियू रुयान ने मिर्च और नमक के साथ तले हुए झींगे का एक व्यंजन बनाया। इन झींगों का छिलका सख्त और कांटेदार था, जिसे छीलने में काफी मेहनत लगती थी, लेकिन ये शिया वेइवेई के पसंदीदा थे। कुछ देर बाद एक झींगे ने उसके हाथ में चुभन पैदा कर दी, जिससे खून निकल आया। शिया वेइवेई ने गू किचेन की ओर उंगली बढ़ाते हुए कहा, जीजाजी, देखिए, मेरी उंगली में कांटा चुभ गया है। गू किचेन ने शांत भाव से उत्तर दिया, इस पर पट्टी लगा दो। शिया वेइवेई अचानक मुस्कुराए और बोली, यह मामूली चोट कुछ भी नहीं है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, जीजाजी। इसके बाद गू किचेन ने झींगे छीलना शुरू कर दिया। वह लापरवाही से झींगे छीलते हुए जिया लियांगडोंग से बातचीत करता रहा। शिया वेइवेई गू किचेन के झींगे छीलने के तरीके की प्रशंसा कर रही थी। उसकी उंगलियां बांसुरी की तरह पतली थीं, उसकी हरकतें न तो जल्दबाजी वाली थीं और न ही धीमी, बल्कि उनमें एक अवर्णनीय आलस्य झलक रहा था। छिले हुए झींगे एक नई प्लेट में रखे गए थे और चमकदार और पारदर्शी थे।
फिर भी गू किचेन की उंगलियों पर चिकनाई का एक कण भी नहीं था। अपनी उंगली में चुभन के बारे में टिप्पणी करने के बाद जिया वेइवेई ने गू किचेन को झींगे छीलते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुई। क्या वह उसके लिए झींगे छील रहा था? वह अपनी अनकही अपेक्षाओं को बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी, और यह उम्मीद और भी प्रबल होती चली गई। कुछ देर बाद गू किचेन ने अपना काम रोक दिया और गीले कपड़े से अपना हाथ साफ किया। फिर उसने स्वाभाविक रूप से प्लेट उठाए और उसे जिया वेइवेई को सौंप दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने उसके लिए उन्हें छील दिया था। जिया वेइवेई बेहद खुश थी। वह प्लेट लेने के लिए बेताब थी। धन्यवाद भाई। इससे पहले कि वह जीजाजी शब्द पूरा कर पाती, गू किचेन ने हल्के से कहा, क्या आप इसे अपनी बहन को दे सकती हैं? जिया वेइवेई का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, फिर बैंगनी हो गया। उसके चेहरे पर बेहद असहज भाव थे। लेकिन गू किचेन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। जिया वेइवेई ने दांत भींचे और किसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जीजाजी। फिर वह उठी और छिले हुए झींगों की एक प्लेट लेकर जिया यांग्यांग के पास गई। खुद को संयमित रखते हुए भी उसने थाली को भारी ढंग से जिया यांग्यांग के बगल में रख दिया। ऊंची आवाज में व्यंग्य करते हुए उसने कहा, बहन तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना विचारशील जीजाजी मिले हैं। अध्याय 229-230 ईर्ष्या। अनुवादक 54,96,90,339। जिया वेइवेई ईर्ष्या से लगभग पागल हो गई थी। जब गू किचेन ने पहले तश्तरी सौंपी थी तो जिया वेइवेई को लगा था कि यह उसी के लिए है। लेकिन जिया यांग्यांग ने अपने सामने रखे झींगों को हैरानी से देखा। गू किचेन क्या कर रहा है? क्या आप पक्षपात दिखाएंगे? रात के खाने के बाद जिया यांग्यांग अपने कमरे में वापस जाना चाहती थी, लेकिन गू किचेन एक भव्य बुद्ध प्रतिमा की तरह अभी भी सोफे पर बैठे जिया लियांगडोंग से बातें कर रहे थे। लियू रुयान पास आकर जिया यांग्यांग से बोली, यांग्यांग आओ और मुझे कुछ फल काटने में मदद करो। कुछ करने को होना अच्छा था, इसलिए जिया यांग्यांग रसोई में चली गई। जब वह बाहर आई तब तक जिया लियांगडोंग जा चुका था। केवल जिया वेइवेई ही बची थी जो गू किचेन के बगल में बैठकर बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज को देख रहे हों। जिया वेइवेई उत्साह से कुछ दिखा रही थी और अपना सिर गू किचेन के करीब झुका रही थी। जिया यांग्यांग देखने के लिए आगे बढ़ी। जिया वेइवेई ने आश्चर्यजनक रूप से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला और गू किचेन को दिखाने के लिए उसके पन्ने पलट रही थी। गू किचेन काफी दिलचस्पी लेता हुआ प्रतीत हुआ। जिया यांग्यांग बहुत कम तस्वीरें लेती थी। उनकी ज्यादातर तस्वीरें दरअसल तब ली गई थी जब उनकी मां जीवित थी। वह उस समय बहुत छोटी थी। लेकिन जिया वेइवेई की कई तस्वीरें थीं। उन्हें बचपन से ही सुंदरता और सजने संवरने का शौक था, और फोटोग्राफी के प्रति लियू रुयान के प्रेम के कारण एल्बम में अधिकांश तस्वीरें जिया वेइवेई की थीं, बचपन से लेकर वयस्कता तक की। जहां तक जिया यांग्यांग की बात है, उनकी केवल कुछ ही तस्वीरें उपलब्ध थीं। जिया वेइवेई ने उत्साह से बताया, जीजाजी देखिए, ये तब की बात है जब मैं 5 साल की थी। कितनी प्यारी लग रही थी ना। उस उम्र में मेरी माँ ने मुझे एक विज्ञापन के लिए भी शूट करवाया था और मैं एक पत्रिका के कवर पर भी आई थी। ये मेरी मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन की फोटो है। मुझे ये कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन उस समय मैं स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी। और ये भी है। जिया वेइवेई बातें करती रहीं, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि गू किचेन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। गू किचेन अपने हाथ में मौजूद एक तस्वीर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। वह तस्वीर जिया यांग्यांग और उसकी मां की थी। ये तब ली गई थी जब वह 4 या 5 साल की थी। तस्वीर पुरानी और पीली पड़ चुकी थी। यह एल्बम के पन्नों के बीच में दबा हुआ था और तस्वीरों को पलटते समय गिर गया था। गू किचेन काफी देर से इसे देख रहा था। जिया वेइवेई बेहद गुस्से में थी। क्या उसने अपने सारे शब्द व्यर्थ ही बर्बाद कर दिए थे? वह इस आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाती? तस्वीरों को देखते समय भी उनकी नजरें हमेशा जिया यांग्यांग पर ही टिकी रहती थीं। जिया वेइवेई ने अपने होंठ दबाए और झट से एल्बम के पन्ने पलट दिए। अंततः उसे एक डिवाइडर में छिपी हुई एक तस्वीर मिली। जिया वेइवेई ने तस्वीर निकाली और हैरानी जताते हुए कहा, अरे ये तस्वीर अभी तक यहाँ कैसे है? मुझे लगा था कि मेरी बहन ने हाओटिन भाई से अलग होने के बाद उनकी सारी तस्वीरें फेंक दी होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक तस्वीर यहाँ छिपी होगी। दरअसल गू किचेन का ध्यान एक खास नाम की ओर आकर्षित हुआ। उसकी नज़र जिया वेइवेई के हाथ में मौजूद तस्वीर पर पड़ी। जिया वेइवेई ने घबराहट का नाटक करते हुए कहा, जीजाजी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
मेरी बहन और भाई हाउटियन 10 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, उनके बीच गहरा प्यार था। और मेरी बहन यादों को संजोकर रखने वाली इंसान है, इसलिए उसका चुपके से तस्वीर रखना स्वाभाविक है। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है मेरी बहन ने बस एक यादगार चीज संभाल कर रखी थी, उसका कोई और इरादा नहीं था। गु किचेन की निगाहें उस तस्वीर पर टिकी रहीं। तस्वीर में छोटा लड़का और लड़की एक दूसरे के सिर झुकाए हुए थे, उनके चेहरे शानदार मुस्कान से दमक रहे थे, वे जीवंत और युवा उमंग से भरे हुए दिख रहे थे। उस समय शिया यांग्यांग के चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान थी, मानो वसंत ऋतु में खिलने वाला चमकीला और मनमोहक शीतकालीन चमेली का फूल हो। उस नन्हे लड़के की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं, जो प्रेम से भरी हुई थीं। अध्याय 230, अध्याय 231, एक जंपिंग जैक। अनुवादक 54,96,90,339। शिया वेइवेई ने गु किचेन के चेहरे के भावों को और भी गंभीर होते देखा और उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। सौभाग्य से जब जिया यांग्यांग पुरानी तस्वीरों की सफाई कर रही थी, तब उसने चुपके से एक तस्वीर संभाल कर रखी थी। शुरू में तो वह इसका इस्तेमाल सिर्फ जिया यांग्यांग को धमकाने के लिए करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी इसके किसी वैकल्पिक उपयोग की कल्पना नहीं की थी। शिया वेइवेई ने शोक और स्मृति से भरे स्वर में कहा, दरअसल मेरी बहन और भाई हाउटियन ने भी दुर्भाग्य का सामना किया है। अगर मेरी बहन की उस प्रेमिका ने उस समय मुसीबत न खड़ी की होती, तो शायद अब तक उनकी शादी हो चुकी होती। वे बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे और भाई हाउटियन अक्सर हमारे घर आते थे। कभी कभी अगर वे घर नहीं जाते थे तो वे मेरी बहन के साथ एक ही कमरे में सो जाते थे। उस समय हमें इसमें कोई बुराई नहीं लगी क्योंकि उनकी शादी तो होनी ही थी, लेकिन भला किसने सोचा होगा। वास्तव में गु क्यूचेन का रंग गहरा हो गया। ये सब शिया यांग्यांग ने देखा। शिया वेइवेई झूठ बोल रही थी। हाँ, लू हाउटियन अक्सर उनके घर आता था, लेकिन अगर वह वहां रुकता भी था तो वह बिल्कुल भी उसके कमरे में नहीं सोता था। इतने वर्षों तक उनका बचपन का रिश्ता हमेशा मासूम ही बना रहा। शिया वेइवेई ने जानबूझकर ऐसी बातें कही थी ताकि गु किचेन के मन में बेचैनी पैदा हो सके। शिया यांग्यांग और गु किचेन के बीच हमेशा से गु झाओहान की वजह से मतभेद रहा था, और अब शिया वेइवेई ने लू हाउटियन को भी इस विवाद में शामिल कर लिया था। शिया यांग्यांग मन ही मन मुस्कुराया। फिर वह उनके पास से गुजरी और फलों की प्लेट मेज पर रख दी। फिर उसने सीधे जिया वेइवेई के हाथ से तस्वीर ले ली। शिया यांग्यांग ने तुरंत उसे फाड़ दिया और उनके बगल में रखे छोटे कूड़ेदान में फेंक दिया। शिया वेइवेई हक्का बक्का रह गई और एक पल के लिए वह भूल गई कि गु किचेन वहीं पर था और चिल्लाई, शिया यांग्यांग, तुम्हें क्या हो गया है? जब उसने बोलना शुरू किया तभी उसे एहसास हुआ कि गु किचेन उसके बगल में खड़ा है। उसने झट से अपना लहजा बदलते हुए कहा, बहन, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मेरे जीजाजी कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है, तुम्हें इतने नाटकीय ढंग से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी। जीजाजी, क्या मैं सही कह रही हूँ? ये देखकर जिया वेइवेई बेहद खुश हुई। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शिया यांग्यांग और गु किचेन के बीच तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि शिया यांग्यांग ने रात के खाने के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। गु किचेन के हावभाव से उनकी भावनाओं का पता नहीं चलता था। ये बताना मुश्किल था कि वह क्या महसूस कर रहे थे। लेकिन जिया यांग्यांग निश्चित रूप से एक अभिनेत्री नहीं थी। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता था कि उनके बीच तनाव था। अगर वह इस स्थिति का फायदा उठाकर आग में घी नहीं डालेगी, तो फिर कब डालेगी? शिया यांग्यांग ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, शिया वेइवेई, हमारा रिश्ता तुम्हारा मामला नहीं है। क्या वह तुम्हारे लिए इतना मूर्ख है कि तुम्हारी इस बेतुकी चाल में फंस जाए? फिर उसने गु किचेन की ओर मुड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिया यांग्यांग के चले जाने के बाद शिया वेइवेई क्रोधित हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग्यांग इतनी बेबाकी से अपने दिखावे का पर्दाफाश कर देगी। उसने झट से गु किचेन की ओर मुड़कर समझाया, जीजाजी, आपने देखा ही होगा कि मेरी बहन कैसी है। मैं आप दोनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कहाँ कर रही थी। वह बहुत शक्की है, हमेशा दूसरों को ही बुरा साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन गु किचेन ने शिया वेइवेई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह जिया यांग्यांग के पीछे पीछे सीधे ऊपर चला गया। कमरे के अंदर पहुंचते ही जिया यांग्यांग ने दरवाजा बंद कर दिया और मुड़कर उससे पूछा, गु किचेन, तुम आज यहाँ वास्तव में किस लिए आए हो? गु किचेन ने बात शुरू करते हुए कहा, क्या आपको मुझसे कुछ कहना नहीं था? गु किचेन, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैं बस यह नहीं देखना चाहती कि शिया वेइवेई यह सब अनावश्यक ड्रामा खड़ा करे, शिया यांग्यांग ने जवाब दिया। ऐसे मस्खरे की परवाह क्यों करें? शिया यांग्यांग चौंक गई।
पता चला कि गु किचेन का दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट था। गु किचेन की आवाज ठंडी और गंभीर थी। भले ही आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ न हो, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना जरूरी है। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।